तो आज का आपका टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले फैक्ट लेवल पर दो चार जो बिंदु हैं उनको आपको नोटिस करना है और याद करना है, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूज़न के कारण क्वेश्चन गलत होते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। और वो मुख्य बातें कौन हैं? देखो, जेनेटिक कोड डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवर्ड आए तो नीरनबर्ग एंड मैथाई रहेगा। जेनेटिक कोड को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे नीरनबर्ग और मैथाई। दूसरा है जेनेटिक कोड टर्म किसने दिया? आप बहुत ध्यान से देखिएगा। टर्म जेनेटिक कोड शब्द दिया गैमो ने, खोज की नीरनबर्ग मैथाई ने, जेनेटिक कोड टर्म दिया गैमो ने। और जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यानी कि जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट नेचर ये क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक में से जो क्रिक थे उन्होंने बताया था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जेनेटिक कोड बनता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम नोटिस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि गलती ना हो आपसे। डिस्कवरी नीरनबर्ग मैथाई ने की, टर्म दिया गैमो ने, और इसका ट्रिपलेट नेचर दिया क्रिक ने। ठीक है, अब जेनेटिक कोड है क्या? तो डीएनए और एमआरएनए, डीएनए तथा एमआरएनए। देखो, डीएनए से ही एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। अंतर क्या हो जाता है? जहाँ पर डीएनए में क्या होता है वहाँ पर आरएनए में क्या हो जाता है? किसकी जगह पे? डीएनए में टी होता है थाइमीन, और एमआरएनए में जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसकी जगह पे यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सीक्वेंस वही रहेगा। जो सीक्वेंस डीएनए में होगा वही सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का एमआरएनए में होगा। बस डीएनए में थाइमीन था और उसकी जगह पे एमआरएनए में। तो डीएनए या एमआरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस का वह सीक्वेंस जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन रखता है उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। डिफिनीशन बहुत सिंपल है। डीएनए तथा एमआरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस का वह सीक्वेंस जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशंस को रखने वाले कोडॉन्स को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि जेनेटिक कोड प्रोटीन की सिंथेसिस कब होती है? अमीनो एसिड्स के जुड़ने से। भाई, प्रोटीन कैसे बनती है? जो अमीनो एसिड आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा जुड़ते हैं तभी तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं? अब हो गए हैं 21 टाइप, एक बढ़ गया है, 21 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, 21 अमीनो एसिड्स हैं। अब 21 अमीनो एसिड्स को कोडित करने के लिए हमें 21 कोडान्स चाहिए ना। यदि एक अमीनो एसिड को एक कोडान कोडित करे, है ना, तो 21 अमीनो एसिड हैं, तो कम से कम हमारे डीएनए में कितने कोडान होना चाहिए? अब देखिए, ये कैसे पता चला कि भाई ये किसने बताया था कि ट्रिपलेट नेचर का होता है? ये क्रिक ने बताया। डीएनए में भाई 4 ही प्रकार के तो नाइट्रोजनस बेस हैं। मान लिया एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड को कोडित करे, तो हर एक अमीनो एसिड के द्वारा एक ही यदि कोडित होगा, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड, तो 4 यदि ये माना जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड का ही एक कोड होता है, जेनेटिक कोड एक न्यूक्लियोटाइड का होता है,
तो कुल टोटल कितने जेनेटिक कोड बनेंगे? 4, क्योंकि 4 ही प्रकार के तो न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इससे कितने अमीनो एसिड कोडित होंगे? 4। और हैं कितने अमीनो एसिड? प्रोटीन में तो 21 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, बोलो। और यदि ये माना जाए कि एक ही न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोडित करता है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का एक कोडान होता है, तो इस प्रकार से 4 ही कोडान तो बनेंगे जो 4 अमीनो एसिड को कोडित करेंगे। तो 4 ही कोडित होंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? 17 बचे। तो 17 फिर वो आने नहीं चाहिए प्रोटीन में, लेकिन वो भी आते हैं। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट खारिज कर दिया गया कि नहीं हो सकता। फिर क्या आया कि दो कोडान मिलकर एक अमीनो एसिड को कोडित करेंगे, यानी कि AT ये एक बना, AG ये दूसरा बना, AC ये तीसरा बना, फिर AT AG AC हो गया, फिर TG, फिर TC TG TC हो गया, फिर क्या आएगा? GC। अब उल्टा चलिए, CA, फिर CT, फिर CG, फिर GA, फिर GT, फिर GC हो गया, CG भी हो गया, CG देखो, CA CT CG और GA GT। अब देखो क्या होगा, अब AA है ना, TT GG CC, कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और बनेगा, कोई एक रह गया है, 16 ही तो बनेंगे। हाँ, CA हो चुका है, TA यही बचा था ना। अब यदि ये माना जाए कि 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडान बनाते हैं, तो भी मैक्सिमम कितने कोडान बनेंगे? अमीनो एसिड कितने हैं? अब भी तो कम रह गए, बोलो। तब कहा कि जब एक न्यूक्लियोटाइड से एक कोडान नहीं बन सकता, क्योंकि वो 4 ही अमीनो एसिड को कोडित कर पाएगा, ये 2 से मिला के बनाए जाएं तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 16 कोडान बनेंगे। और अमीनो एसिड कितने हैं? तो ये भी कोडित नहीं कर पाएंगे। तब इन्होंने बताया क्रिक ने कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 कोडान से बना होता है। एक कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और जब 3 से बनेगा, जैसे U ये 3 मिलके एक कोडान बनाएंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 64 बनेंगे। कितने बनेंगे? 64। हाँ, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 हैं, 4 3 बार आएंगे ना, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, क्योंकि हर एक 3 बार रिपीट होगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64 कोडान बन गए। अब अभी तक क्या हो रहे थे? कम पड़ रहे थे। अमीनो एसिड कितने थे? 21। और यदि एक न्यूक्लियोटाइड का एक कोडान बने तो कितने कोडान बन सकते हैं? बोलो। यदि एक न्यूक्लियोटाइड का एक कोडान बने तो कितने कोडान बनेंगे? जो कि अमीनो एसिड के लिए पर्याप्त। 2 का बने तो कितने बन सकते हैं? 16, वो भी पर्याप्त नहीं है। अब यदि 3 का बने
3 न्यूक्लियोटाइड का यदि एक कोडान बने तो कितने कोडान बनेंगे? 60। देखिए आपको नोट्स में पूरा टेबल 64 न्यूक्लियोटाइड का दिया गया है, कोडान्स का मिला। तो 64 कोडान हो गए और अमीनो एसिड्स कितने हैं? 21। अब तो पर्याप्त हैं, अब तो पर्याप्त हैं। यानी कि अब अमीनो एसिड्स की संख्या से ज़्यादा जेनेटिक कोड बन गए, तब तो आराम से कोडित कर लेंगे। और इसका पता किसने लगाया था? कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडान होता है, इसका पता किसने लगाया? इसी को कहते हैं ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, है ना। 64 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, 64 कोडान जो बनेंगे, वो कैसे बनेंगे उनको देख लीजिए। बहुत आसान है। 64 कोडान कैसे आप निकालेंगे, उनको निकालना बड़ा आसान है। ऊपर हमने लिखा UCAG, इधर साइड में हमने लिखा UCAG, और उसके बाद कितने कॉलम बन गए? 4। इस U के लिए, इस C के लिए, A के लिए, G के लिए। अब हर एक कॉलम में UCAG। नहीं समझ में आया? अब देखिए यहां पर क्या आएगा? U U U आ जाएगा। U U U हो गया। अब U U C, फिर 4 बन गए। इसमें आ जाइए U C U, ऐसे करके 64 हम निकाल लेंगे। बोलो। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए किस क्रम में लिखेंगे। UCAG रहेगा, UCAG इधर, UCAG इधर, और फिर हर एक कॉलम में UCAG UCAG UCAG। समझ में आ गया? तो 64 कोडान हमको मिल जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोडान की। कोडान की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड में पहली प्रॉपर्टी है कोड इज डीजेनरेट। कोड इज डीजेनरेट। आपके नोट्स में थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। आपके नोट्स में कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। कोड इज डीजेनरेट को बोलते हैं मल्टीपल कोडिंग सिस्टम। मल्टीपल कोडिंग सिस्टम। मल्टीपल कोडिंग सिस्टम। जी भैया बताइए। हाँ, अभी यार क्लास चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। मल्टीपल कोडिंग सिस्टम।
क्या है मल्टीपल, और डिजनरेट का मतलब क्या होता है? डिजनरेट का मतलब हमने लिख दिया है, मल्टीपल कोडिंग सिस्टम। कोडान कितने हैं बोलो? 64 हैं। अमीनो एसिड कितने हैं? 21 हैं। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडान हो सकते हैं। आप देख सकते हो अपने नोट्स में, देखिए जो हमने टेबल दिया है उसमें UUU और UUC ये दोनों ही फेनिल एलेनिन को कोडित करते हैं। तो फेनिल एलेनिन के लिए 2 कोडान हैं। आगे देखिए ल्यूसीन के लिए कितने कोडान हैं? 6 कोडान हैं। तो इसी को कहते हैं कोड इज डिजनरेट, मतलब मोर देन 1 कोडान अवेलेबल फॉर सिंगल अमीनो एसिड। इसी को कहते हैं मल्टीपल कोडिंग सिस्टम। मल्टीपल कोडिंग सिस्टम मतलब मोर देन 1 कोडान इज अवेलेबल फॉर सिंगल अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडान होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। और यही क्या है? यही कहता है कोड इज डिजनरेट। मतलब समझ में आ गया? अगला, कोड इज कामालेस। कोड इज कामालेस। ये आपके नोट्स में किस नंबर पे है? जो mRNA या DNA में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये mRNA मान लिया है, इस mRNA में यहाँ पर आए U एक कोडान हो गया और उसके बाद बीच में गैप नहीं होगा या कोई कामा नहीं होगा कि एक कोडान खत्म हो फिर गैप हो फिर दूसरा शुरू हो ना, सीधे में होते हैं UUC, फिर UUU आ सकता है, उसमें कौन बड़ी बात है? CUC इस टाइप से ये लगातार ही हैं, इसमें कोई बीच में कामा नहीं है। ये नहीं कि एक कोडान खत्म होने के बाद कामा लग जाए या बीच में स्पेस आ जाए, सब लगातार हैं। तो यही है प्रॉपर्टी, कोड इज कामालेस। अगला, कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब देखो, पहले क्या बताया? कामा नहीं होगा और दूसरा ओवरलैप भी नहीं करेंगे। ओवरलैप करने का मतलब समझिए, जैसे UUU CUC UC UGA CUG, ये है, कामा भी नहीं है। अब ओवरलैप करने का मतलब जैसे UUU एक हो गया, अब ये नहीं हो सकता यहाँ से शुरू हो जाए UCU, ये नहीं होगा। एक खत्म होगा तब अगला शुरू होगा। पहले वाले कोडान का भाई 3 ऐसे UUU एक हो गया, अब फिर यहाँ से शुरू कर दो UCU, ये भी तो दूसरा हो गया, लेकिन इसमें U क्या हो गया? इसके लिए बीच कॉमन हो गया। ऐसा नहीं होगा, एक खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा, ओवरलैप नहीं करेंगे। अगला, कोड इज नॉन एम्बिगुअस। कोड इज नॉन एम्बिगुअस।
कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या है? नॉन एम्बिगुअस एंड यूनिवर्सल एक साथ में ले लो, एंड यूनिवर्सल।